हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग बीएमई का एमसीक्यू पार्ट 2 कवर करने वाले हैं, जिसमें यूनिट नंबर 3 फ्लूइड एंड यूनिट नंबर 4 थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टीम इंजीनियरिंग को हम कवर करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 कवर कर लिया, जिसमें 2 यूनिट ऑलरेडी कवर कर लिया है, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से आप जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो आपके यूनिवर्सिटी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले एग्जाम में और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दोनों में यूजफुल होंगे। इसलिए वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए देखें और एग्जाम देने से पहले एक बार इसको जरूर रिवाइज करके जाएं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फ्लूइड इज अ सब्सटेंसेस दैट, फ्लूइड एक ऐसा पदार्थ जिसमें ऑप्शन कैन नॉट बी सब्जेक्टेड टू शियर फोर्स, ऑलवेज एक्सपैंड अंटिल इट फिल्स एनी कंटेनर। तो कैन नॉट बी सब्जेक्टेड टू शियर फोर्स ये गलत है, ऑप्शन 2 भी यहाँ पे इनकरेक्ट है। थर्ड, हैज द सेम शियर स्ट्रेस एट एनी पॉइंट रिगार्डलेस ऑफ इट्स मोशन, तो ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी, कैन नॉट रिमेन एट रेस्ट अंडर एक्शन ऑफ एनी शियर फोर्स। तो देखिए, फ्लूइड का जो बेसिक डिफिनेशन है, फ्लूइड इज अ सब्सटेंसेस कैपेबल ऑफ फ्लोइंग अंडर द एक्शन ऑफ शियर फोर्स। अगर फ्लूइड पे शियर फोर्स लग गया तो फ्लूइड रेस्ट में नहीं रह सकता, फ्लूइड फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। इसका मतलब कैन नॉट रिमेन एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ शियर फोर्स। अगर शियर फोर्स लग जाता है तो फ्लूइड कभी भी रेस्ट में नहीं रहेगा, वो फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेल्ड इन टर्म्स ऑफ वाटर कॉलम इज, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन टर्म्स ऑफ वाटर कॉलम कितना होता है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि वाटर कॉलम का मतलब क्या है। जैसे आपने सुना होगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, 760 mm ऑफ Hg। 760 mm ऑफ Hg का मतलब क्या होता है। जैसे ये भी सुना होगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, ऑलमोस्ट 1 बार या 1.01325 बार। तो इसको हम 760 mm ऑफ Hg के टर्म में भी दिखाते हैं। मतलब अगर हमारे पास एक मैनोमेट्रिक कॉलम है या एक ट्यूब है जिसमें क्या भरा हुआ है, हमारे पास ये Hg भरा हुआ है, यहाँ पे पारा भरा हुआ है। तो अगर प्रेशर मेजर करते हैं तो पारा की जो हाइट है वो कितना ऊपर बढ़ेगा, 760। अगर एटमॉस्फेयर पे अगर हम बैरोमीटर लगाते हैं, एटमॉस्फेरिक में रखते हैं, तो जो ये कॉलम की जो हाइट होगी या पारा की जो हाइट होगी, पारा कितना ऊपर तक चढ़ेगा, तो ये होता है 760 mm ऊपर तक जो मरकरी है वो राइज करेगा। तो इसी को हम बोलते हैं 1 एटमॉस्फेरिक इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg। ठीक है, अगर मरकरी की जगह पे हम क्या कर देते हैं, वाटर को फिल कर देते हैं, तो वाटर की हाइट कितनी ऊपर तक जाएगी या वाटर कितना ऊपर तक राइज करेगा, यही आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन है 7.5 मीटर, ऑप्शन बी है 8.5 मीटर, ऑप्शन सी 9.81 मीटर, ऑप्शन डी 10.3 मीटर। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, 10.3 मीटर इज अ राइट आंसर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर हम ट्यूब में मरकरी फिल कर रहे हैं तो कितना जा रहा है, 760 mm। 760 mm का मतलब कितना हो गया, ऑलमोस्ट 0.76 मीटर, है ना। 0.76 मीटर ये कम है एज कंपेयर टू 10.3 मीटर, ये 1 मीटर से भी कम है। तो इसीलिए जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जैसे अगर बैरोमीटर है या मैनोमीटर है, उसमें हम यूज करते हैं क्या, जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है उसको में यूज करते हैं हम पारा Hg, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। जब डेंसिटी ज्यादा होगी तो हाइट कम, मतलब ज्यादा कम लेंथ, मतलब कम लेंथ तक ये ऊपर बढ़ेगा। और हमें जो ट्यूब की जो साइज होगी या लेंथ जो होगी वो कम यूज करना पड़ेगा। सोचिए 10.3 मीटर कितना लंबा ट्यूब होगा, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लेंथ कितना बढ़ जाएगा अगर हम वाटर यूज करें एज कंपेयर टू या इन प्लेस ऑफ Hg। तो इसीलिए हम जो भी मेजरिंग, जैसे अगर टेम्परेचर मेजर करते हैं तो वहां भी आप Hg यूज करते हैं, पारा यूज करते हैं। प्रेशर मेजरिंग में देखा होगा तो मैनोमेट्रिक फ्लूइड, वहां पे हम
Hg यूज करते हैं क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, 13.6 टाइम ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वाटर। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी जो है करेक्ट है। आई होप कि ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो इन टर्म्स ऑफ वाटर कॉलम आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्लूइड इज सेड टू बी आइडियल इफ इट इज, किसी फ्लूइड को हम आइडियल फ्लूइड कब कहेंगे? इनकम्प्रेसिबल, करेक्ट है। इन विस्कस, ये भी करेक्ट है। विस्कस, ये तो गलत है। ऑप्शन डी इन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल, तो ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। इट मीन्स कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइज इज द यूनिट ऑफ, पॉइज किसका यूनिट होता है? ऑप्शन मास डेंसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो पॉइज जो होता है वो विस्कोसिटी या एब्सोल्यूट विस्कोसिटी की यूनिट होती है। और ये जो पॉइज होता है वो सीजीएस यूनिट होता है। पॉइज की किसकी क्या यूनिट होती है? ये सीजीएस यूनिट होती है किसकी? विस्कोसिटी की। ठीक है, और अगर हम बात करें विस्कोसिटी की एसआई यूनिट, तो ये होता है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। और 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 10 पॉइज। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन ऑफ न्यूटोनियन फ्लूइड इज, तो न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन कैसा होता है? ऑप्शन लीनियर, ऑप्शन बी पैराबोलिक, हाइपरबोलिक, नन ऑफ दिस। तो अगर आपको याद हो तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में स्ट्रेस स्ट्रेन हमने पढ़ा था। इधर होता है शेयर स्ट्रेस और इधर होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट या रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। तो यहाँ पे न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन कैसा था? लीनियर था, है ना। बाकी नॉन न्यूटोनियन के लिए ये पैराबोलिक आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए लीनियर होता है स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन। और न्यूटोनियन फ्लूइड किसे बोलते हैं? अ फ्लूइड इज सेड टू बी न्यूटोनियन फ्लूइड इफ इट फॉलो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसआई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। अभी जस्ट हमने बात किया है कि विस्कोसिटी, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी सेम टर्म्स है, तो उसकी एसआई यूनिट होती है ऑप्शन बी न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। डायरेक्ट हमने यहाँ पे बता दिया क्योंकि इसके पहले ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे जो ऑप्शन ए है ये किसकी यूनिट है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज अ पास्कल, और ये यूनिट होता है प्रेशर का। न्यूटन पर मीटर क्यूब ये है स्पेसिफिक वेट का। और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये किसकी यूनिट है? एक्सेलरेशन का। ठीक है, तो इस तरह से आप यूनिट भी याद कर सकते हैं। और यहाँ से हो सकता है विस्कोसिटी का आपसे डायमेंशन भी पूछा जा सकता है, तो यहाँ से डायमेंशन आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या न्यूटन का क्या होता है? केजी पर मीटर, सॉरी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ से इनटू क्या है? सेकेंड, और अपॉन में क्या है? मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? ये यहाँ से ये सेकेंड कट जाएगा, ये मीटर और ये मीटर कट जाएगा, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? एम एल माइनस वन टी माइनस वन। ये एम एल माइनस वन टी माइनस वन कैसे होगा? क्योंकि केजी किसका यूनिट है? मास का। सेकेंड किसका यूनिट है? टाइम का, तो सेकेंड ऊपर गया तो टी माइनस वन। और मीटर किसका यूनिट है? लेंथ का, तो लेंथ ऊपर गया तो एल माइनस वन। तो यहाँ से डायमेंशन भी अपना कंप्लीट हो गया। न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर is a SI unit of viscosity and dimension is ml minus 1 t minus 1. ठीक है, next question, Pascal's law states that pressure at any point is equal in all direction. Pascal's law क्या डिफाइन करता है? कि pressure at any point is equal in all direction for which in a liquid at rest, in a fluid at rest, in a laminar flow एंड इन अ टर्बुलेंट फ्लो। तो ये लेमिनार और टर्बुलेंट तो वैसे ही रिजेक्ट हो जाते हैं। अब हम देखते हैं क्या लिक्विड के लिए है या फ्लूइड के लिए। तो पास्कल्स लॉ इज फॉर फ्लूइड। पास्कल्स लॉ स्टेट्स दैट प्रेशर एट एनी पॉइंट इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन इन अ फ्लूइड एट रेस्ट। तो ये फ्लूइड के लिए है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म
वी स्क्वायर बाई 2g इज नोन एज, जब बर्नौली इक्वेशन अपन पढ़ते हैं तो क्या होता है P बाई रो जी, बर्नौली इक्वेशन में रिमाइंड करवाता हूँ P बाई रो जी प्लस वी स्क्वायर बाई 2g प्लस जेड। तो ये जो बर्नौली इक्वेशन होता है इसकी यूनिट होती है मीटर, ये सारे जो है ना यूनिट, पी बाई रो जी इसकी भी यूनिट मीटर, वी स्क्वायर बाई 2g ये भी मीटर, और जेड चूंकि जेड ये हाइट है तो इसकी भी यूनिट होगी क्या, मीटर। तो ये होता है प्रेशर हेड, और ये होता है काइनेटिक हेड, और ये होता है डेटम हेड। इसका नाम ही होता है, ये प्रेशर एनर्जी नहीं होता है। प्रेशर एनर्जी की वजह से जो हेड डेवलप होता है उसको हम बोलते हैं प्रेशर हेड। तो द टर्म v स्क्वायर बाई 2g इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी, गलत। प्रेशर हेड, गलत। वेलोसिटी हेड, यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट, नन ऑफ दिस नॉट। तो यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी हेड, क्योंकि v स्क्वायर बाई 2g क्या है, हाफ एम बी स्क्वायर, ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो हेड डेवलप हुआ उसे हम बोलते हैं वेलोसिटी हेड, ठीक है। तो याद रखना है कि जो जितने भी टर्म्स होते हैं सबकी यूनिट मीटर में होता है, इसीलिए हेड बोलते हैं, हेड का मतलब हाइट, और प्रेशर की वजह से तो प्रेशर हेड, वेलोसिटी की वजह से तो वेलोसिटी हेड या काइनेटिक हेड, और अगर हाइट की वजह से है तो डेटम हेड, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्नौलीज थ्योरम डील्स विद द कंजर्वेशन ऑफ, बर्नौली थ्योरम किसके कंजर्वेशन को डील करता है, ऑप्शन मास, फोर्स, मोमेंटम, एनर्जी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, इट इज अ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब टोटल एनर्जी क्या होता है, कांस्टेंट होता है किसी पॉइंट पे, ये भी याद रखना है। और दूसरा पॉइंट की बर्नौली इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग यूलर इक्वेशन और यूलर थ्योरम। तो यूलर इक्वेशन को जब इंटीग्रेट करते हैं तो बर्नौली इक्वेशन ऑब्टेन होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस बार का इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्लूइड व्हिच ओबेज टाउ इज इक्वल टू म्यू du अपॉन dy इज रियल फ्लूइड, परफेक्ट फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन ऑफ दिस। तो अभी हमने देखा था न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी यही देता है कि शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट और रेट ऑफ शियर स्ट्रेंथ। तो जैसे प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है दैट इज म्यू। तो एक ऐसा फ्लूइड जो इस लॉ को फॉलो करता है उसे हम बोलते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट, ऑप्शन 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 4 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी वाटर की मैक्सिमम कब होती है, 4 डिग्री सेल्सियस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इज, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है। तो ऑप्शन A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2, ऑप्शन बी ρ1 A1 इज इक्वल टू ρ2 A2, ऑप्शन सी ρ1 A1 B1 इज इक्वल टू ρ2 A2 B2, ऑप्शन डी P1 A1 इज इक्वल टू P2 A2। तो इनकम्प्रेसिबल के लिए क्या है, इनकम्प्रेसिबल का मतलब हो गया डेंसिटी कांस्टेंट। तो ये वाला तो काम खत्म हो गया, यहाँ भी ये काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे प्रेशर का कोई रोल होता नहीं है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2। अगर कंप्रेसिबल होता तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होता है ना, क्योंकि इनकम्प्रेसिबल है तो डेंसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टरबाइन इज कॉल्ड इम्पल्स इफ एट द इनलेट ऑफ टरबाइन, किसी टरबाइन को हम इम्पल्स टरबाइन कब बोलेंगे, जब व्हेन टोटल एनर्जी इज ओनली काइनेटिक एट इनलेट, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी टोटल एनर्जी इज ओनली पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी, ऑप्शन सी टोटल एनर्जी इज सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो किसी भी टरबाइन को इम्पल्स टरबाइन तब बोलते हैं जब इनलेट पे टोटल एनर्जी इज ओनली काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी वहां पे अवेलेबल नहीं होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इम्पल्स टरबाइन, ऑप्शन ऑपरेट्स सबमर्ज्ड, requires draft tube, option C is not exposed to atmosphere, option D operates by initial complete conversion into kinetic energy। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है, इसका एक्सप्लेनेशन अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेल्टन व्हील इज अ, पेल्टन व्हील जो है कैसा टरबाइन है,
ऑप्शन टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन, ऑप्शन बी एक्सियल फ्लो टरबाइन, ऑप्शन सी रेडियल फ्लो टरबाइन, ऑप्शन डी मिक्स्ड फ्लो टरबाइन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट है दैट इज टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन। पेल्टन व्हील जो है एक टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन होता है, ठीक है। और ये कैसा है, एक इम्पल्स टरबाइन का ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पल्स टरबाइन इज यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज किया जाता है, लो हेड, हाई हेड, मीडियम हेड, हाई फ्लो। तो इम्पल्स टरबाइन इज ऑलवेज यूज्ड फॉर हाई हेड, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रिएक्शन टरबाइन ड्राफ्ट ट्यूब इज यूज्ड। आपने देखा होगा कपलान में अपन ड्राफ्ट ट्यूब यूज करते हैं, तो रिएक्शन टरबाइन में ड्राफ्ट क्यों यूज किया जाता है, ऑप्शन ए टू ट्रांसपोर्ट वाटर डाउन स्ट्रीम विदाउट इडिस, ऑप्शन बी टू कन्वर्ट द काइनेटिक एनर्जी टू प्रेशर energy by a gradual expansion of the flow cross section, ऑप्शन सी फॉर सेफ्टी ऑफ टरबाइन, ऑप्शन डी टू इंक्रीज फ्लो रेट। तो हम ड्राफ्ट ट्यूब इसलिए यूज करते हैं कि टू कन्वर्ट द काइनेटिक एनर्जी टू प्रेशर एनर्जी बाय ग्रेजुअल एक्सपेंशन ऑफ द फ्लो अक्रॉस द सेक्शन, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में ग्रेजुअली कन्वर्ट करने के लिए ही हम ड्राफ्ट ट्यूब का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसिस कपलान एंड प्रोपेलर टरबाइन्स फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ, जो फ्रांसिस टरबाइन है, कपलान टरबाइन है एंड प्रोपेलर टरबाइन किस कैटेगरी में आते हैं, ऑप्शन ए इम्पल्स टरबाइन, तो ये तो हो नहीं सकता, अभी हमने बात किया था रिएक्शन टरबाइन, एक्सियल फ्लो टरबाइन, मिक्स्ड फ्लो टरबाइन, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट रिएक्शन टरबाइन। तो रिएक्शन टरबाइन के नाम भी आपको याद रखना है और इसमें ड्राफ्ट ट्यूब भी यूज अपन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर पंपिंग विस्कस ऑयल द पंप यूज्ड इज, अगर कोई ऑयल है जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा है या विस्कस है तो उसके लिए कौन सा पंप यूज करते हैं, ऑप्शन ए सेंट्रीफ्यूगल पंप, ऑप्शन बी रेसिप्रोकेटिंग पंप, ऑप्शन सी स्क्रू पंप, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो सेंट्रीफ्यूगल और रेसिप्रोकेटिंग जनरली हाईली विस्कस पंप के लिए या विस्कस ऑयल के लिए हम यूज नहीं करते, हम वहां पे यूज करते हैं स्क्रू पंप, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the work requirement of a reciprocating pump with increase in acceleration head, option increases, option B decreases, remains same, none of these। तो वर्क रिक्वायरमेंट जो होता है रेसिप्रोकेटिंग पंप का, इन अगर एक्सेलरेशन इंक्रीज करता है तो भी उस कंडीशन में चेंज नहीं होता है, हमेशा सेम होता है, तो याद रखना है रिमेन्स सेम इज अ करेक्ट ऑप्शन, मीन्स ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू अवॉइड कैविटेशन इन सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, तो जब भी प्रेशर ड्रॉप होता है तो कैविटेशन का मतलब क्या है, प्रेशर ड्रॉप है ना, तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या होना चाहिए सेंट्रीफ्यूगल पंप में, ऑप्शन सक्शन प्रेशर शुड बी लो, गलत भाई, अवॉइड करना है मुझे कैविटेशन तो ये तो होगा नहीं, ऑप्शन बी डिलीवरी प्रेशर शुड बी लो, इनकरेक्ट, ऑप्शन सी सक्शन प्रेशर शुड बी हाई, दिस इज करेक्ट। तो कैविटेशन को अगर आपको अवॉइड करना है या मिनिमाइज करना है तो सक्शन प्रेशर शुड बी हाई, ऑप्शन डी डिलीवरी प्रेशर शुड बी हाई, दिस इज इनकरेक्ट, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवरऑल इफिशियंसी ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज इक्वल टू, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप की ओवरऑल इफिशियंसी कैसे देते हैं, ऑप्शन ए वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी इनटू मैनोमेट्रिक इफिशियंसी इनटू मैकेनिकल इफिशियंसी, ऑप्शन बी वॉल्यूमेट्रिक बाय मैनीमेट्रिक, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो गया, मैनोमेट्रिक इफिशियंसी इनटू मैकेनिकल इफिशियंसी, वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी इनटू मैनोमेट्रिक बाय मैकेनिकल इफिशियंसी। तो यहाँ पे जितने भी हैं ये ऑप्शन तीनों इनकरेक्ट हैं। ओवरऑल इफिशियंसी जो होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वॉल्यूमेट्रिक, मैनोमेट्रिक एंड मैकेनिकल इफिशियंसी, ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज दैट ऑफ अ, सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो एक्शन होता है रिएक्शन टरबाइन के जैसा होता है, इंपल्स टरबाइन के जैसा, या रिवर्स ऑफ अ रिएक्शन टरबाइन और नॉन ऑफ दिस।
तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, रिवर्स ऑफ अ रिएक्शन टरबाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ फ्लूइड कपलिंग इज, जो फ्लूइड कपलिंग होता है उसकी मैक्सिमम इफिशियंसी कितनी हो सकती है? मोर देन 95%, अबाउट 95%, सॉरी 90%, 80 to 90% और लेस देन 80%। तो जो फ्लूइड कपलिंग होता है पावर ट्रांसमिटिंग डिवाइस होता है, एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पे पावर ट्रांसमिट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ फ्लूइड, तो इसकी इफिशियंसी होती है मोर देन 90%। लॉसेस बहुत कम होता है, लॉसेस इन टर्म्स ऑफ स्लिपेज होता है, तो उसमें भी 2 to 4% तक स्लिपेज होता है, इसलिए जो एफिशिएंसी होती है वो 95% से ज़्यादा होता है, ऑलमोस्ट 97 98 के आसपास होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड विच हैज डायनेमिक विस्कोसिटी 0.07 poise एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी 0.04 स्टोक। तो आपको याद रखना है कि देखिए हमने तो डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट दोनों बता दिए हैं, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट होता है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज इक्वल टू होता है 10 to the power -4 स्टोक। तो स्टोक जो है वो सीजीएस यूनिट है। तो हमें क्या यहाँ पे फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है डिटरमाइन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड। हमें फ्लूइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड आउट करना है, कब? जब डायनेमिक विस्कोसिटी दिया हुआ है और काइनेमेटिक विस्कोसिटी दिया हुआ है। तो हमें पता है जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता है इज इक्वल टू क्या होता है, डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डेंसिटी फाइंड आउट करें। तो यहाँ से हम डेंसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हो गया डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो डायनेमिक विस्कोसिटी चूंकि किसमें दिया हुआ है, पॉइज में दिया हुआ है, तो हम इसको 0.07 और चूंकि 1 पॉइज इज इक्वल टू होता है 10 to the power -1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो 10 to the power -1 हम मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन यहाँ पे 0.04 स्टोक है, तो इसको अगर हम न्यूटन सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 0.04 स्टॉक्स के लिए हम क्या करेंगे 10 to the power -4, 10 to the power -4। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं आपकी क्या, डेंसिटी। जब डेंसिटी आ जाएगी तो आपको पता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू होता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जो आपने डेंसिटी कैलकुलेट किया है वो रहेगा, और डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना लेते हैं हम, 1000 स्टैंडर्ड होता है। तो यहाँ से आप स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप मुझे कैलकुलेट करके बताइएगा, मैंने सारा कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ आपको कैलकुलेटर यूज करना है। मैं यहाँ पे इसलिए नहीं कर रहा हूँ ताकि आप भी कुछ करें तो आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा, बाकी सारे मैंने एक्सप्लेन कर रखा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, calculate specific weight, density, specific volume and specific gravity of petrol weighing 6.867 न्यूटन फॉर 1 लीटर। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, स्पेसिफिक वेट कैलकुलेट करना है, डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पेट्रोल। वेट कितना है गिवन हमारे पास, क्या क्या है, वेट जो हमारे पास दिया हुआ है वो है 6.867 न्यूटन। ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम जो दिया हुआ है हमारे पास, वॉल्यूम दिया हुआ है 1 लीटर। तो 1 लीटर इज इक्वल टू होता है, इसको हमें यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एसआई यूनिट में। 1 लीटर इज इक्वल टू 10 to the power -3 मीटर क्यूब, है ना। अगर 10 to the power -3 मीटर क्यूब का अगर कोई वॉल्यूम है तो उसमें 1 लीटर पानी या 1 लीटर पेट्रोल या फ्लूइड आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वेट दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया है, अब हमसे पूछ रहा है स्पेसिफिक वेट। तो हमें पता है स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू जो होता है, क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम, वेट पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज स्पेसिफिक वेट। तो यहाँ पे वेट और वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास स्पेसिफिक वेट आ जाएगा। दूसरा हम बात कर रहे हैं क्या, डेंसिटी हमें चाहिए। तो डेंसिटी के लिए क्या चाहिए, हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास पर यूनिट
वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। तो मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि वेट दिया हुआ है तो वेट को हम जी से डिवाइड कर देंगे। इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, जी बोले तो 9.81 से। तो हमारे पास आ जाएगा मास, और मास से मास को हम इस वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा हमारे पास डेंसिटी। तो या सिंपली ऐसा हम कर सकते हैं, एम वेट बाई जी इंटू वी। तो यहाँ से वेट की वैल्यू रख दीजिए, ये वेट, और यहाँ पे जी बोले तो 9.81 इंटू वी बोले तो ये 10⁻³ मीटर क्यूब। तो यहाँ से डेंसिटी आ जाएगी। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम इज अ रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी। तो ये हो गया डेंसिटी, जैसे कैलकुलेट करेंगे तो स्पेसिफिक वॉल्यूम आ जाएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, एस जी स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, या डेंसिटी ऑफ, यहाँ पे बात करेंगे पेट्रोल, अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ वाटर इज नोन एज टेकन एज 1000। तो यहाँ से आपकी आ जाएगी स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो सारा कुछ हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, सब फॉर्मूला बता दिया आपको, बस वैल्यू पुट करना, आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट यूनिट हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 4, जिसमें है थर्मोडायनेमिक एंड स्टीम इंजीनियरिंग। सबसे पहला क्वेश्चन है, अ क्लोज्ड सिस्टम इज वन विच, किसी सिस्टम को क्लोज सिस्टम या थर्मोडायनेमिक सिस्टम को क्लोज सिस्टम कब कहेंगे, जब ऑप्शन ए परमिट्स द पैसेज ऑफ एनर्जी एंड मैटर अक्रॉस द बाउंड्री। तो देखिए एनर्जी तो हो सकता है बट मैटर मास ट्रांसफर नहीं हो सकता है, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। ऑप्शन बी डज नॉट परमिट द पैसेज ऑफ एनर्जी एंड मैटर अक्रॉस द बाउंड्री। तो ये तो समझ में आ रहा है कि मैटर परमिट नहीं हो सकता, लेकिन एनर्जी में बी ट्रांसफर या में बी क्रॉस द बाउंड्री। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन सी परमिट्स द पैसेज ऑफ एनर्जी बट नॉट परमिट्स द पैसेज ऑफ मास, मतलब मास तो ट्रांसफर हो सकता है, सॉरी मास ट्रांसफर नहीं हो सकता लेकिन एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन डी देखते हैं, डज नॉट परमिट द पैसेज ऑफ एनर्जी बट परमिट द मैटर। तो ये अगर क्लोज्ड सिस्टम है, कोई सिस्टम क्लोज्ड है तो उसमें मैटर मास का ट्रांसफर तो हो ही नहीं सकता, एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है। एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ आइदर हीट और वर्क। तो वर्क और हीट के फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है लेकिन मास ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो ऑप्शन सी ही हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है। तो क्लोज सिस्टम में एक ऐसा सिस्टम जिसमें मास ट्रांसफर नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है या ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आइसोलेटेड सिस्टम इज वन विच, ऑप्शन परमिट्स द पैसेज ऑफ एनर्जी एंड मैटर अक्रॉस बाउंड्री, गलत। ऑप्शन बी परमिट्स पैसेज ऑफ एनर्जी ओनली, ये भी गलत। ऑप्शन सी डज नॉट परमिट द पैसेज ऑफ एनर्जी एंड मैटर अक्रॉस द बाउंड्री। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है। एक ऐसा सिस्टम जिसमें एनर्जी और मास दोनों का ट्रांसफर होता है, नाइदर इट कैन ट्रांसफर एनर्जी नॉर मास, तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, और इसका एग्जांपल है यूनिवर्स, है ना। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। और एक और दो सिस्टम हमने यहाँ पे देख लिया है, क्लोज सिस्टम और दूसरा आइसोलेटेड सिस्टम। एक और सिस्टम होता है ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जिसमें एनर्जी और मास दोनों ट्रांसफर हो सकता है ना। तो ये तीनों सिस्टम आपको याद रखना है, और तीनों सिस्टम को हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ठीक है, जनरली थर्मोडायनेमिक में स्टडी करते हैं इसलिए इसको हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिस्टम कंप्राइजिंग ऑफ सिंगल फेज इज नोन एज, अगर किसी सिस्टम में सिंगल फेज होता है तो ओपन सिस्टम, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, है ना। क्लोज सिस्टम, यहाँ हम फेज की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन सी होमोजेनियस, ऑप्शन डी हेट्रोजेनियस। तो होमो का मतलब होता है सेम, होमो का मतलब क्या होता है, सेम या सिंगल। हेट्रो का मतलब मोर देन वन, है ना। तो यहाँ पे सिंगल फेज की हम बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, होमोजेनियस सिस्टम हैविंग सिंगल फेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल वॉल्यूम रेफर्स टू, कंट्रोल वॉल्यूम का मतलब क्या है, अ स्पेसिफाइड मास, अ फिक्स्ड रीजन इन अ स्पेस, अ क्लोज्ड सिस्टम,
नन ऑफ द एबव। तो कंट्रोल वॉल्यूम का मतलब है अ फिक्स्ड रीजन इन अ स्पेस, है ना। तो ओपन सिस्टम को हम बोलते हैं कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम या फिक्स्ड रीजन इन अ स्पेस, वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। और क्लोज्ड सिस्टम को हम बोलते हैं कंट्रोल मास, ये याद रखना है। ओपन सिस्टम इज रेफर्स टू कंट्रोल वॉल्यूम, है ना, फिक्स्ड रीजन इन अ स्पेस, एंड क्लोज सिस्टम इज नोन एज ऑल्सो नोन एज कंट्रोल मास सिस्टम, क्योंकि मास उसमें ट्रांसफर नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन बी करेक्ट है। अ फिक्स्ड रीजन इन अ स्पेस रेफर्स टू कंट्रोल वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्पेसिफिक हीट is the amount of heat required to raise the temperature। specific heat कैसा heat होता है? to raise the temperature by unit degree of a substances, by unit degree of a unit mass, of a unit mass by 5 degree Celsius, or none of this। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, बाय यूनिट डिग्री ऑफ यूनिट मास, क्योंकि अपन ने पढ़ा है Q इज इक्वल टू क्या होता है? mc del T। तो mc del T, यहाँ पे जो C है, C इज स्पेसिफिक हीट। तो Q इज इक्वल टू C कब होगा? Q इज इक्वल टू C कब होगा? जब m की वैल्यू 1 होगी, मतलब मास क्या होगा? यूनिट होगा, और डेल टी टेम्परेचर डिफरेंस, है ना। तो बाय यूनिट डिग्री, तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा? 1 होगा, तब जाके होगा Q इज इक्वल टू C। तो स्पेसिफिक हीट को कैसे डिफाइन करते हैं हम? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय यूनिट डिग्री ऑफ अ यूनिट मास। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आइसोथर्मल प्रोसेस इज गवर्न्ड बाय। तो आइसोथर्मल प्रोसेस किसके द्वारा गवर्न किया जाता है? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, जूल्स लॉ एंड गे-लुसेक लॉ। तो आइसोथर्मल प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज बॉयल्स लॉ। आइसोथर्मल का मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? V। तो इसे हम बोलते हैं क्या? बॉयल्स लॉ। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस को हम बॉयल्स लॉ भी बोलते हैं। चार्ल्स लॉ का मतलब है जब प्रेशर कांस्टेंट होगा। चार्ल्स लॉ का मतलब जब प्रेशर कांस्टेंट होगा, और गे-लुसेक लॉ का मतलब जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिपल पॉइंट ऑफ अ प्योर सब्सटेंसेस इज ए पॉइंट एट विच liquid and vapor exist together, solid and liquid exist together, solid and vapor exist together, solid liquid and vapor exist together। तो यहाँ पे ट्रिपल पॉइंट प्योर सब्सटेंसेस का एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें ट्रिपल का मतलब 3 फेज आपस में इक्विलिब्रियम में होंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, latent heat of vaporization at triple point is। तो latent heat of vaporization ट्रिपल पॉइंट पे कितना होगा? ऑप्शन लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0, नन ऑफ द एबव। तो ये होगा इक्वल टू 0। ट्रिपल पॉइंट पे क्या होगा? जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है वो 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनल एनर्जी ऑफ अ परफेक्ट गैस डिपेंड्स अपॉन। जो परफेक्ट गैस होता है या आइडियल गैस होता है उसका इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? ऑप्शन टेम्परेचर ओनली, टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर, प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट, नन ऑफ दिस। तो इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली फॉर एन आइडियल गैस। तो सिर्फ और सिर्फ इन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ क्लोज्ड सिस्टम the difference between the heat added to the system and work done by the gas is equal to the change in। तो आपने फर्स्ट लॉ से पढ़ा था dq is equal to क्या होता है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क ट्रांसफर, है ना। जो हीट ट्रांसफर करेंगे, सबसे पहले सिस्टम का इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगा। जब सिस्टम का इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा तो फिर हमें वर्क डन ऑब्टेन होगा। तो यहाँ से बोल रहा है क्लोज्ड सिस्टम के लिए डिफरेंस बिटवीन द हीट एडेड टू द सिस्टम एंड वर्क डन। तो हम हीट एडेड टू द सिस्टम माइनस वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? du।
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी यू। डी यू का मतलब है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ पे ऑप्शन इंथैल्पी, इंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, internal energy. Next question, the properties of the system whose value for the entire system is equal to the sum of their values for individual part of the system are known as, मतलब सिस्टम की ऐसी प्रॉपर्टी जो इंडिविजुअल का सम इंटायर के बराबर होता है, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड नॉन ऑफ द एबव। तो देखिए थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज दो तरह के होते हैं, पहला होता है एक्सटेंसिव और दूसरा होता है इंटेंसिव। तो इंटेंसिव का मतलब है कि मास पे डिपेंड नहीं करेगा, इंटेंसिव नॉट डिपेंड ऑन मास, और एक्सटेंसिव का मतलब मास पे डिपेंड करेगा। तो हमसे बोल रहा है कि whose value for the entire system is equal to the sum of their values for individual part। तो इंडिविजुअल पार्ट का सम इंटायर सिस्टम के बराबर होगा, तो वो कैसी प्रॉपर्टी होगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। मतलब अगर हम बात करें, अगर ये रूम था उसको डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो प्रेशर, यहाँ भी प्रेशर सेम रहेगा। अगर एक रूम में प्रेशर 1 बार है तो उस रूम में एक बाउंड्री मैंने बीच में बना दिया, तो यहाँ का प्रेशर सेम होगा। तो प्रेशर इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, याद रखना है। अगर हम यहाँ पे बात करें इसकी डेंसिटी की, तो यहाँ की डेंसिटी और यहाँ की डेंसिटी सेम रहेगा। टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ की टेम्परेचर और यहाँ का टेम्परेचर सेम रहेगा। लेकिन अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो इनिशियल वॉल्यूम कितना था, V, तो अब हो जाएगा ये कितना, V/2, और ये भी हो जाएगा V/2। अगर दो भाग में डिवाइड कर दिया तो आधा आधा हो जाएगा। तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V/2 प्लस V/2 इज इक्वल टू V। तो जो वॉल्यूम है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। मास की बात करें तो मास बाई m/2 हो जाएगा, ये m/2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है इंटेंसिव प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड नहीं करता है, और एक्सटेंसिव का मतलब मास पे डिपेंड करता है। तो इंटेंसिव कौन कौन से हैं, प्रेशर है, टेम्परेचर है, डेंसिटी है। चूंकि डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि यार डेंसिटी तो मास पे डिपेंड करता है, लेकिन हमने कहा कि डेंसिटी इज इंटेंसिव, हालांकि ये मास पे डिपेंड कर रहा है। तो चूंकि ये भी इंटेंसिव और ये भी इंटेंसिव, तो द रेशियो ऑफ टू इंटेंसिव प्रॉपर्टी, सॉरी, द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज ऑलवेज इंटेंसिव, है ना। तो ये एक्सटेंसिव, ये भी एक्सटेंसिव, तो ये होगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे जिस आप रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो इसलिए टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और बाकी जो है एक्सटेंसिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम इज, ऑप्शन ए थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, नन ऑफ द एबव। तो ऑप्शन सी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, अभी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ अ थर्ड बॉडी, दे आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर, है ना। जब दो बॉडी किसी थर्ड बॉडी के थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे तो ये आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था, ऑप्शन ए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजरमेंट ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज नोन एज टेम्परेचर इज बेस्ड ऑन, मतलब जो टेम्परेचर एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है, इसका मेजरमेंट किस लॉ पे बेस्ड होता है। ऑप्शन जीरोथ लॉ थर्मोडायनेमिक, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक गिव्स द बेसिस ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर मापने का जो कॉन्सेप्ट आया वो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक से ही निकल के आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, heat and work are mutually convertible, this statement is given by, मतलब हीट और वर्क को आपस में, हीट को वर्क में और वर्क को हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये किसके द्वारा दिया गया। तो ऑप्शन ए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, बी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, सी सेकेंड, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, है ना। साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ क्या होता है, डी डब्ल्यू, मतलब क्लोज सिस्टम की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे अपन ये लगा देते हैं
फॉर अ क्लोज्ड सिस्टम। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइंस, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसको डिफाइन करता है? ऑप्शन एंथैल्पी, एंट्रोपी, हीट एंड वर्क। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, एंट्रोपी। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स याद रखना है, गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी, और जीरोथ लॉ अभी हमने बात किया, गिव्स द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो तीनों लॉ हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, केल्विन प्लैंक्स लॉ डील्स विथ, तो केल्विन प्लैंक्स लॉ किससे डील करता है? जो कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दो साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था, पहला केल्विन प्लैंक और दूसरा थे क्लाउसियस। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं केल्विन प्लैंक की। ऑप्शन कंजर्वेशन ऑफ वर्क, सॉरी कन्वर्जन ऑफ वर्क इनटू हीट, ऑप्शन बी कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क, ऑप्शन सी कंजर्वेशन ऑफ वर्क, ऑप्शन डी कंजर्वेशन ऑफ हीट। तो केल्विन प्लैंक से जो डिवाइस निकल के आ रहा था वो हीट इंजन था, जिसमें हम हीट को यूटिलाइज कर रहे थे, और हीट इंजन एक ऐसा डिवाइस था जो हीट को यूटिलाइज करके हमें यूजफुल वर्क प्रोवाइड कर रहा था। कन्वर्जन ऑफ वर्क इनटू हीट, ये तो गलत हो गया, कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क, ये है हमारा ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हीट फ्लोज फ्रॉम कोल्ड सब्सटेंस टू हॉट सब्सटेंस विद द एड ऑफ एक्सटर्नल वर्क, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय। मतलब सिंपल सी बात है कि हमने ये देखा था कि हीट स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, हायर टू लोअर में फ्लो करेगा, लेकिन गलती से अगर मुझे लोअर टू, अगर ये तो खुद ब खुद फ्लो करेगा, लेकिन अगर इधर से अगर इधर फ्लो करवाना है तो मुझे एक्सटर्नल वर्क देना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था, यही है आपके पास क्वेश्चन। हीट फ्लोज फ्रॉम कोल्ड सब्सटेंस, कोल्ड सब्सटेंसेस का मतलब जिसका टेम्परेचर कम है, टू हॉट सब्सटेंसेस मतलब जिसका टेम्परेचर ज्यादा, विद द एड ऑफ एक्सटर्नल वर्क, हम उसमें एक्सटर्नल वर्क प्रोवाइड करेंगे। दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय, किसके द्वारा दिया गया था? तो केल्विन के द्वारा तो नहीं दिया गया था, जूल के द्वारा नहीं दिया गया था, गे-लुसेक के द्वारा नहीं दिया गया था, किसके द्वारा? क्लाउसियस का यही स्टेटमेंट था। और क्लाउसियस से जो डिवाइस निकल के आए थे, दो डिवाइस थे, हीट पंप और रेफ्रिजरेटर। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द expansion follows the law PVN is equal to C, the process is known as, अगर कोई PVN is equal to C फॉलो करता है तो उसे बोलते हैं आइसोथर्मल, गलत है। एडियाबेटिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, हाइपरबोलिक प्रोसेस, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। अगर n की जगह पे या n की वैल्यू अगर 1.4 हो जाए या n की जगह पे गामा हो जाता तो यहाँ पे हो जाता ये एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट है। Next question, real gas follows the relation PV is equal to RT, PVN is equal to RT, PV is equal to nRT, PVN is equal to C। तो यहाँ पे जो रियल गैस का जो रिलेशन है PV is equal to nRT, ऑप्शन C is correct। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर रियल गैस CP is equal to CV at, अगर कोई रियल गैस है तो CP और CV आपस में बराबर कब होंगे? CP और CV का मतलब है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, आपस में कब बराबर होंगे? ऑप्शन एब्सोल्यूट जीरो, क्रिटिकल टेम्परेचर, ट्रिपल पॉइंट, ऑल टेम्परेचर। तो जब टेम्परेचर की वैल्यू एब्सोल्यूट जीरो हो जाएगी तो CP और CV आपस में बराबर हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइस यूज्ड टू जनरेट एंड सप्लाई स्टीम एट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर इज नोन एज, एक ऐसा डिवाइस जो स्टीम सप्लाई करता है एट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। स्टीम इंजेक्टर नहीं, स्टीम बॉयलर, दिस इज करेक्ट, स्टीम टरबाइन, के स्टीम टरबाइन नहीं, स्टीम कंडेंसर भी नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है, स्टीम बॉयलर, या इसको हम बोलते हैं स्टीम जनरेटर भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फायर ट्यूब बॉयलर्स आर लैंकेशायर बॉयलर, कोकरन बॉयलर, लोकोमोटिव बॉयलर एंड ऑल ऑफ द एबव। तो फायर ट्यूब बॉयलर सभी है यहाँ पे, ऑल ऑफ द एबव। लैंकेशायर भी फायर ट्यूब बॉयलर होता है, कोकरन भी फायर ट्यूब बॉयलर एंड लोकोमोटिव इज आल्सो फायर ट्यूब बॉयलर, तो ऑप्शन डी यहाँ पे इस तरह से करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ फायर ट्यूब्स इन लैंकेशायर बॉयलर्स आर, तो लैंकेशायर बॉयलर्स में कितने नंबर ऑफ फायर ट्यूब होते हैं? ऑप्शन
1, 2, 3 and 4. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नंबर ऑफ लैंकेशायर ट्यूब इन लैंकेशायर बॉयलर इज 2. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ लैंकेशायर बॉयलर द इकोनोमाइजर इज लोकेटेड. लैंकेशायर बॉयलर में इकोनोमाइजर कहाँ पे लोकेट होता है? बिफोर एयर प्रीहीटर, आफ्टर एयर प्रीहीटर, बिटवीन फीड पंप एंड ड्रम, ऑल ऑफ द एबव. तो लैंकेशायर बॉयलर में जो इकोनोमाइजर होता है वो अपना आफ्टर एयर प्रीहीटर के बाद इकोनोमाइजर यूज किया जाता है. और इकोनोमाइजर जो है एक एसेसरीज डिवाइस है. किसका? बॉयलर का. भी हम बात करेंगे माउंटिंग एंड एसेसरीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं अपने बॉयलर का. ठीक है, अगले क्वेश्चन में. नेक्स्ट क्वेश्चन. लोकोमोटिव बॉयलर्स इज. लोकोमोटिव बॉयलर कैसा बॉयलर है? वर्टिकल मल्टीट्यूबुलर फायर ट्यूब. नहीं, वर्टिकल नहीं होता ये. हॉरिजॉन्टल मल्टीट्यूबुलर फायर ट्यूब टाइप, ये है अपना करेक्ट ऑप्शन. हॉरिजॉन्टल मल्टीट्यूबुलर वाटर ट्यूब तो होता ही नहीं, अभी हमने देखा था. नन ऑफ द अबव, ये होगा नहीं. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, हॉरिजॉन्टल मल्टीट्यूबुलर एंड फायर ट्यूब बॉयलर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. वाटर ट्यूब बॉयलर इज. ऑप्शन बैबकॉक्स वाटर ट्यूब होता है, स्टर्लिंग वाटर ट्यूब होता है, बेंसन वाटर ट्यूब बॉयलर होता है. ऑल ऑफ द एबव इज करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, है ना. और वाटर ट्यूब बॉयलर जो होता है वो ज्यादा इफिशियंट होता है एज कंपेयर टू फायर ट्यूब बॉयलर इन ऑल रिस्पेक्ट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ सर्कुलेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस by convection currents set up during the heating of water, the boiler is known as. तो ऑप्शन नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर, फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर, इंटरनली फायर्ड, एक्सटर्नली फायर्ड. तो यहाँ पे अगर हम फैन या कोई भी अदर एक्सटर्नल डिवाइस नहीं यूज कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कन्वेक्शन करेंट के द्वारा क्या हो रहा है? सर्कुलेशन हो रहा है, तो उसे हम बोलेंगे नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर. ठीक है. फोर्स का मतलब आप फैन या ब्लोअर यूज कर रहे हैं. इंटरनली का मतलब जो हमारा कंबशन चेंबर है बॉयलर के अंदर, वो तो इंटरनली फायर्ड. अगर बॉयलर के बाहर हो तो एक्सटर्नली फायर्ड. तो इसका जो ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए, नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ कंबशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉयलर वाटर रीजन, द बॉयलर इज नोन एज. अभी हमने बोला कंबशन कहाँ अगर बाहर टेक्स प्लेस होता है तो उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर. ठीक है. तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा, इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. फोर्स्ड सर्कुलेशन बॉयलर इज. ऑप्शन ला माउंट बॉयलर, बेंसन बॉयलर, लोएफ्लर बॉयलर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव. तो फोर्स सर्कुलेशन ये ला माउंट बॉयलर, बेंसन और लोएफ्लर तीनों में फोर्स सर्कुलेशन होता है. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव. नेक्स्ट क्वेश्चन. सेफ्टी वाल्व यूज्ड इन लोकोमोटिव बॉयलर इज. तो सेफ्टी वाल्व क्यों यूज किया था? लीवर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. सेफ्टी वाल्व यूज्ड इन लोकोमोटिव बॉयलर इज. लोकोमोटिव बॉयलर में कैसा सेफ्टी वाल्व यूज किया जाता है? लीवर सेफ्टी वाल्व, डेड वेट सेफ्टी वाल्व, हाई स्टीम एंड लोअर वाटर सेफ्टी वाल्व, स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल्व. तो सेफ्टी वाल्व हम यूज करते हैं स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल्व इन लोकोमोटिव बॉयलर. ठीक है. ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. A device used to empty the boiler when required and to discharge the mud, scale or sediment collected at the bottom of the boiler known as. तो देखिए बॉयलर में जनरली डिवाइसेस यूज किए जाते हैं. जैसे अगर आप बॉयलर में वाटर सप्लाई कर रहे हैं तो वाटर में क्या होता है? छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, मड होते हैं, है ना, सेडिमेंट्स होते हैं. तो वो क्या होते हैं? बॉयलर के नीचे आके बॉटम पे इकट्ठा हो जाते हैं. उनको हटाने के लिए कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है? सेफ्टी वाल्व, स्टॉप वाल्व, फ्यूजिबल प्लग और ब्लो ऑफ कॉक. तो ऑप्शन डी है करेक्ट, ब्लो ऑफ कॉक, है ना. तो ये एक माउंटिंग है, ब्लो ऑफ कॉक. ठीक है. तो अभी हम बात कर रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. एन एसेसरी ऑफ बॉयलर इज. ऑप्शन फीड पंप, ऑप्शन बी फीड चेक वाल्व, ऑप्शन सी स्टॉप वाल्व, ऑप्शन डी ब्लो ऑफ कॉक. तो अब हम बात कर लेते हैं माउंटिंग एंड एसेसरीज की. तो देखिए माउंटिंग एक ऐसा डिवाइस होता है बॉयलर के, ऐसे कंपोनेंट होते हैं जिसके बिना आप बॉयलर को सक्सेसफुली रन नहीं कर सकते. माउंटिंग का मतलब एक ऐसा डिवाइस जिसके बिना आप बॉयलर को सक्सेसफुली रन नहीं कर सकते. यहाँ तक क्लियर हो गया. अब एसेसरीज की बात करते हैं. तो एक ऐसा डिवाइसेस या ऐसे कंपोनेंट
जो इफिशियंसी बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है ना। तो इफिशियंसी बढ़ाने के लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं, इकोनोमाइजर यूज कर सकते हैं, एयर प्रीहीटर यूज कर सकते हैं, फीड पंप यूज कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे एसेसरी ऑफ ए बॉयलर, ऑप्शन फीड चेक वाल्व नहीं, ये तो माउंटिंग है, ब्लो ऑफ कॉक माउंटिंग है, स्टॉप वाल्व माउंटिंग है। तो यहाँ पे फीड पंप इज अ एसेसरी ऑफ अ बॉयलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, a device used for recovery of waste heat of flue gas to heat the air before it passes into the furnace is known as। तो एक ऐसा डिवाइस जो जो फ्लू गैसेस मतलब जो अनयूटिलाइज्ड गैसेस हैं उनमें जो हीट बाहर जा रहा है उस हीट को यूज करने के लिए हम कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, सुपर हीटर, एयर प्रीहीटर, इंजेक्टर और इकोनोमाइजर। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, इकोनोमाइजर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉयलर माउंटिंग इज, ऑप्शन इकोनोमाइजर, ये तो एसेसरीज है, इंजेक्टर है ना, फ्यूजिबल प्लग एंड सुपर हीटर। तो ये देखिए इकोनोमाइजर, इंजेक्टर और सुपर हीटर ये सारे एसेसरीज हैं, ये एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। फ्यूजिबल प्लग इज अ क्या है, बॉयलर माउंटिंग, इसके बिना आप बॉयलर को सक्सेसफुली रन नहीं कर सकते। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद हम पार्ट 3 अपलोड करने वाले हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।